नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं सोनी चौहान और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे अखिलेश का काशी कार्ड की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे में जो जातिवाद है वो हावी होता नजर आ रहा है। क्या जो वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्या अब उसका फायदा बीजेपी को क्या मिलेगा और सपा को क्या कुछ मिलता नजर आएगा? इसको लेकर जो समीकरण है दलित वोट बैंक की जो राजनीति निकलकर सामने आ रही है उसी पर हम बात करेंगे। भारतीय राजनीति में महापुरुषों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसीलिए तमाम राजनीतिक दल देश की आज़ादी के बाद से ही महापुरुषों पर इतनी दावेदारी या यूं कहें कि हिस्सेदारी जताकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करती आ रही हैं। और इसी बीच अब सपा मुखिया अपने सियासी करियर में नया अध्याय लाना चाह रहे हैं। कह सकते हैं कि अखिलेश यादव भीमराव अंबेडकर के बाद अब काशीराम पर अपना भविष्य देखने लगे हैं। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव रायबरेली के दीन शाह गौरा ब्लॉक में स्थित काशीराम महाविद्यालय में काशीराम की लगी मूर्ति का अनावरण किया, जिसका आयोजन सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। अखिलेश यादव की इस सियासी गुगली से लग रहा है कि उन्होंने लोहिया के साथ साथ अब अंबेडकर की सियासत पर दांव लगा रहे हैं। यानी कि जो अंबेडकरवादी हैं और लोहियावादी हैं उनको एकजुट करने का जो प्रयास है वो नजर आ रहा है अखिलेश यादव का, जिससे लगता है कि काशीराम के बहाने अखिलेश अब दलितों को अपने पाले में लाना चाहते हैं। साथ ही मायावती से दूर होते जा रहे हैं, दलितों में अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं। दलित हमेशा से ही बसपा की क्रोर ग्रुप बैंक रहा है, जिसका ग्राफ 2012 के बाद से गिरता जा रहा है। और ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश दलित और अति पिछड़ों को अपने पाले में लाने की है। अखिलेश यादव के नैरेटिव के चलते बसपा को 2022 में झटका भी लगा था और इसके चलते बसपा का मुस्लिम वोट बैंक सपा को चला गया। ऐसे में सपा दलित और अति पिछड़ों के साथ समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। सभी राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी अपनी कवायद तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि जो सभी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों और रणनीतियों में जुटे हुए हैं और इस सियासी रण में कोई भी सियासी दल नहीं चाहता कि उससे किसी भी तरह की कोई चूक हो जाए, क्योंकि सभी अपनी कवायद तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता पाने की आकुलाहट में अखिलेश यादव जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बसपा के कैडर कार्यकर्ता को, बसपा के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और इसीलिए आज तमाम बसपा के प्रतिमानों को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रही है। और आजम खान सरीखे नेता जब ये बात कहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जहां लगी है समझ लो वो जमीनें कब्जा की गई हैं और जिधर उंगली है उधर जमीन कब्जा होने वाली है, तो अब मान्यवर कांसीराम की मूर्ति लगा करके वो इन दलितों को अपने पक्ष में कैसे मोड़ पाएंगे? तो बीजेपी का ये कहना है कि सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ है सपा के कार्यकाल में। और अब जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, वो लोहियावादियों और क्या कहते हैं एकजुट होने की एक कवायद तो नजर आ रही है। अंबेडकरवादी और लोहियावादियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उसी को लेकर जो बीजेपी का ये कहना है कि ये नौटंकी है, लेकिन क्या कुछ जमीनी हकीकत है इसको देखना होगा, क्योंकि वोट बैंक की तो राजनीति साफ तौर पर नजर आ रही है यहाँ पर और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे हमारे साथ। लेकिन इन वोटों का, इस दलित वोट बैंक का फायदा किस पार्टी को ज्यादा पहुंचने वाला है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। मनोज यादव हैं, सपा नेता हैं, सपा प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे कुछ देर बाद बीजेपी नेता भी जुड़ेंगे, साथ ही दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर धर्मकौर और विनीत शुक्ला जी। मनोज जी,
आखिर देखा जाए तो अब दलित वोट बैंक को साधने की एक कवायद समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है। बीजेपी का ये मानना है कि सपा के कार्यकाल में जो दलितों को परेशान भी किया गया, अत्याचार सबसे ज्यादा किया गया, तो इसका फायदा कुछ खास आपको मिल नहीं पाएगा। देखिए, बीजेपी के कहने से देश नहीं चलता। हम्म। निश्चित तौर पे उनकी सरकार है और वो सरकार के माध्यम से अपने बयानात दे सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, शूद्रों का सबसे ज्यादा अपमान किसने किया? एक हाथरस की बेटी का अगर उदाहरण मैं दूं, जिसको उसके माँ बाप को उसकी लाश तक नहीं दी गई और मिट्टी का तेल जला के डाल के उसको जला दिया गया, क्या ये बात किसी से छिपी है क्या? बीजेपी किस मुंह से कह रहे हैं? निश्चित तौर पे एक दौर ऐसा था कि लोहियावादी और अम्बेडकरवादियों की लड़ाई होती थी आमने सामने। तो लड़ाई का मतलब कोई लाठी मारना नहीं था, चुनावी राजनीति। और जो भी विपक्ष में रहता है वो लड़ता है। हम उनसे लड़ रहे थे, वो हमसे लड़ रहे थे। लेकिन 2019 का एक ऐसा समय आया कि आदरणीय बहन जी और आदरणीय अखिलेश जी ने एक मंच पे आके लोहियावाद और अम्बेडकरवाद को मिलाने का प्रयास किया। सफलता बहुत नहीं मिल पाई, लेकिन जो पार्टी 0 पे थी उसको हम 10 पे लेके आए, और जो पार्टी 5 पे थी वो 5 पे रह गई। वहां क्या हुआ? वो एक बड़ा गणित था। वो गणित किसने किया था, कैसे किया था, वो बात भले समाजवादियों को न समझ में आई हो या देर से समझ में आई हो, लेकिन अम्बेडकरवादियों को तुरंत समझ में आ गई। अम्बेडकरवादियों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ आ गया 2022 में, और अम्बेडकरवादी और लोहियावादी विचारधारा ने मिलकर बीजेपी से मुकाबला किया। लेकिन जिन मान्यवर काशीराम जी ने, जिन्होंने बसपा बनाई, एक नई ताकत दी दलितों को और पिछड़ों को, बहन जी ने उनके वोटों को गिरवी रख दिया बीजेपी और आरएसएस के चरणों में। ये बात स्पष्ट है, साफ है, दीगर है, कहीं कोई छुपी बात नहीं है। तब आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, काशीराम जी की बात हो या फिर और भी जो हमारे महान विचारक रहे हैं, उन सबको आत्मसात किया। हम उनकी विचारधारा को अडॉप्ट करके समाज के बीच में गए और उसका लाभ हमें 2022 में मिला। और इसी परिपाटी पे चल के हम 2024 का चुनाव, हमारी समाजवादी साइकिल का एक पहिया लोहियावादी है तो दूसरा पहिया अम्बेडकरवादी है। इसमें किसी तरह की अब अस्पष्टता रह नहीं गई है। सोनी जी, बीजेपी क्या आरोप लगाती है, कोई क्या आरोप लगाता है, वो दीगर बात। एक बात स्पष्ट करता चलो कि कुछ डिसीजन समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे SC ST के लोगों के हक के कुछ षड्यंत्रकारियों के कारण हटा दिए गए थे। आदरणीय राष्ट्रपति ने भरे मंच से कहा है कि जिस दिन वो सत्ता में होंगे उस दिन जो हमारा SC ST समाज है उसको प्रमोशन में आरक्षण देने का काम किया जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके से वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक, चलिए अच्छी बात है, आपने कहा महज आरोप लगा रही है बीजेपी, लेकिन आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ किस वोट बैंक का कितना फायदा किस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। दावे सभी पार्टियां कर रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर धर्म कौर जी भी दलित चिंतक हैं, जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे धर्म कौर जी। अगर देखा जाए पिछड़ा वर्ग और दलितों का जो समीकरण है, इस को लेकर आपका क्या मानना है? दलितों की हितैषी बनती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कभी भी बहन जी और अखिलेश जी साथ आए हैं तो इनकी सरकार बनी है। और हम सब जानते हैं कि जब तक ये साथ नहीं होंगे सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो साथ तो आना ही चाहिए। और जैसे और पार्टियां कर रही हैं घर वापसी, तो इनको भी जो अपने रूठे हुए हैं उनको मनाना चाहिए और जीत की ओर आगे बढ़ना चाहिए और साथ आना ही चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं। अपने अपने जो अपनी ईगो है वो अलग रख के एक साथ एकजुट होना चाहिए। देखिए, यूनिटी में तो बहुत बड़ी ताकत है। एक कहावत है कि झाड़ू अगर बंधी हुई है तो वो यूज में है और अगर खुल गई तो वो कूड़ा हो जाती है। तो काम करना चाहिए, देश के हित में काम करना चाहिए, दलितों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक तो आना ही चाहिए। अपने निहित स्वार्थ को परे रख के पावर में जब आएंगे तब तो दलितों के लिए और उनके लिए काम करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसे आसार दिख रहे हैं कि ये साथ आ सकते हैं
तो आना ही चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल में दलितों की जो स्थिति रही उसको लेकर आप क्या कहेंगी? फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर आपसे जवाब लेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सपा प्रमुख अखिलेश का जो काशीराम कार्ड है, जो काशी कार्ड है, वो कितना कारगर साबित होगा और बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा, इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल बैसला जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद। उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। आपके पास आएंगे मनोज जी। अगर देखा जाए दलित वोट भाजपा की तरफ चला गया था, क्या अब सपा को ये साथ ला पाएगा? कुछ फायदा मिल पाएगा ये जो कवायद है अखिलेश यादव की? बिल्कुल बिल्कुल। 2017 की बात करें और 2022 की बात करें जी, इस दौरान जितने भी चुनाव हुए हैं, प्रतिदिन प्रति क्षण समाजवादी पार्टी के साथ अम्बेडकराइट मूवमेंट के लोग लगातार जुड़े। ये बात कोई राजनीतिक प्रेरणा से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। और अगर ना बढ़ा होता तो समाजवादी पार्टी का इतना मूवमेंट आगे ना आ पाता, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा वोट परसेंट मिला और बड़ी संख्या में उनको सीटें भी मिली, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की। लेकिन समाजवादी पार्टी पे SC ST वर्ग के लोगों ने विश्वास किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही, वादा किया, मंचों से कहा। जब मायावती जी के साथ गठबंधन था उन्होंने पूरा 15 बनाम 85 की बात करी। वो बात अगर उनके आर्काइव में जाके भाषण सुने जाएंगे तो स्पष्ट होगा। और 15% से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ हकदारी की है, हिस्सेदारी की है, हमारी गणना की है, हमारी जाति जनगणना की है। अगर हमारा सर्वे करा लो, अगर हमारे दलित पिछड़ों को मिल गया है सब कुछ, तो आपको जो करना है वो कर दो। उनका आरक्षण खत्म करना है खत्म कर दो, लेकिन गणना तो कराओ, जाति गणना करके बताओ उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, उनकी गरीबी रेखा से वो कितना पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ पाए। ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों के मद्देनजर ही समाजवादी पार्टी, बीजेपी दलित और पिछड़ा हितैषी नहीं है। नहीं, अगर बीजेपी दलित और पिछड़ा हितैषी होती तो बड़े दशकों के बाद उत्तर प्रदेश और देश को पिछड़ा प्रधानमंत्री मिला। क्या मंडल की सिफारिश का या पिछड़ों के लिए जो भी काला का लेकर आयोग बना या जो भी आयोग बने, क्या किसी की रिपोर्ट को, बची हुई रिपोर्ट को बीजेपी ने लागू करने का प्रयास किया? क्या उलट उनके आरक्षण को खत्म कर दिया। दलितों पिछड़ों के आरक्षण को, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे शैक्षिक रूप से हो, उनको खत्म करने का प्रयास किया है। इसलिए बीजेपी को कभी भी दलित और पिछड़ों का हितैषी नहीं कहा जा सकता। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं धर्मकौर जी? बीजेपी क्या वाकई दलित और पिछड़ा हितैषी नहीं है? और अगर ऐसा है तो जो कुछ एक दलित वोट बैंक था वो क्यों शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ? मैम देखिए, कोई भी सरकार जो है वो परमानेंट नहीं होती है और जो पब्लिक है वो परिवर्तन चाहती है। अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, चाहे कांग्रेस नहीं रही, फिर जो है समाजवादी पार्टी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी, अब इस समय बीजेपी है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार परमानेंट है। परिवर्तन चेंज होता रहता है। तो वोट जाएंगे इधर के उधर तभी तो परिवर्तन होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अखिलेश जी, बहन जी को एक होना चाहिए और सच्चे मन से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए क्या होता है। फाइनल दलित एजेंडा ही क्यों, इसी को एजेंडा क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, दलित तो हमेशा जब इलेक्शन आते हैं दलितों की सबको याद आती है।
इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दलितों की सबको याद आती है जब इलेक्शन आता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और हो, क्योंकि दलितों का वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दलित इनोसेंट होते हैं, वो अपना हित ज्यादा नहीं समझ पाते, जरा सा उनको आप मीठी मीठी वर्ड्स बोलिए और बेचारे बहक जाते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार होगी, पर जहां तक दलित एजेंडा है वो अखिलेश जी और बहन जी को एक होना चाहिए, और जो इनके रूठे हुए लोग हैं उनको मना लेना चाहिए और आगे कोशिश देखिए क्या होता है। बिल्कुल मनोज जी, क्या दलित एजेंडा ही है जो इस नैया को पार लगा सकता है और इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी इसी एजेंडे को पकड़ लेती है? जैसा डॉक्टर धर्म कुंवर जी ने कहा कि बहुत भोले होते हैं, उन्होंने भोला कहा, मैं दूसरी बात का शब्द का इस्तेमाल करूंगा। हजारों साल जिस वर्ग को शिक्षा से दूर रखा गया, हजारों साल जिस वर्ग को दबाया गया, हजारों साल जिस वर्ग के ऊपर अत्याचार किया गया, वो दलित हो, पिछड़ा हो, कमजोर हो, जो लड़ सकते थे वो लड़े, वो चाहे गमजोर रहे हो, लेकिन सारे लोग नहीं लड़ पाए, सभी वोकल होकर राजनीति नहीं कर पाए, सभी अपने हक की मांग नहीं कर पाए। तो इसमें दो राय नहीं है। तो ऐसे क्यों नहीं आती किसी राजनीतिक दल को दलित और पिछड़े का जो चिंता है वो ऐसे क्यों नहीं सताती? जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन से पहले हम दलित वोट बैंक की बात करते हैं, हम दलित का दुख समझते हैं, हम पिछड़े वर्ग का दुख समझने पहुंच जाते हैं, ऐसा क्यों? ये एक आरोप है और ये बीजेपी आरएसएस के द्वारा रचित एक पूरा षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या जो भी संगठन है पिछड़ा वर्ग के या एससी एसटी वर्ग के, वो सब निरंतर काम करते हैं। हम सबकी जयंतियां मनाते हैं, सबकी जो त्योहार हैं, जो तमाम सारी चीजें वो मनाते हैं, और उनके बताए रास्तों पे चलना। याद करने का अभिप्राय क्या है? क्या हम दिन रात किसी जाति वर्ग का नाम तो नहीं ले सकते, दलित, लेकिन जिसका लोहियावादियों और अंबेडकर वादियों को एकजुट करने की कवायद तो साफ नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये चिंता पहले क्यों नहीं सताई? इसी को लेकर राजनीति भी शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए, बीजेपी ये कह रही है कि सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ दलितों के ऊपर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अखिलेश के काशी कार्ड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। विनीत शुक्ला जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राहुल बैसला जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनीत जी, आपके पास आएंगे। क्या लगता है इस दलित और लोहिया कार्ड से बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है? विनीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? राहुल जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आपसे सवाल है, इस दलित और लोहिया कार्ड का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा और कितना नुकसान होने वाला है? जी, दरअसल जी, वो कहावत है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत अब होत क्या। जब समय था तब अखिलेश जी को याद नहीं आई दलित और पिछड़ों की, और अब समय बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सीखते हुए अब वो सबका साथ सबका विकास की जो नीति पर चल रहे हैं, तो उसके लिए समय बीत चुका है, समय गुजर चुका है। अब उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सर्व समाज का विकास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, उसके लिए पूरा देश, सर्व समाज एकजुटता के साथ मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल मिलकर पुनः सरकार बनाएंगे और पहले से अधिक सीटें प्राप्त करेंगे। चलिए,
दावा और हर एक राजनीतिक पार्टी का ये दावा है कि इस बार जीत हम हासिल करेंगे, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। मनोज जी, अगर देखा जाए तो एकजुट होने की बात तो नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जिक्र करें तो एकजुट होने की बात नजर आ रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव कवायद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीएसपी अभी समर्थन क्या कर रही है पूरी तरह से, फिर क्यों कह रही है कि ये नौटंकी है? अनम्यूट करिएगा मनोज जी। समाजवादी पार्टी किसी तरीके का समर्थन बीएसपी से नहीं मांग रही। समाजवादी पार्टी समर्थन मांग रही है उन वोटर्स का जिनको माननीय काशीराम जी ने पैदल चलकर और पूरे देश में एक जागृत की भावना की और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। उनको शैक्षिक, राजनीतिक और तमाम सारी चीजों में वो अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया। हमारी मांग उनसे है। बहन जी के लिए तो शुभकामनाएं हैं, क्योंकि बहन जी ने बीजेपी के सामने जिस तरीके से सरेंडर किया है, वो बातें भारतीय राजनीति में बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है। 2022 का चुनाव होता है तो बहन जी पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ 2 मीटिंग करती। क्या 2 जनपद थे, 2 मंडल थे या 2 जोन थे? क्या था 2? जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 मीटिंग उनकी हुई और पूरा चुनाव कैसा गया कि एक बसपा का विधायक जीत पाया। वो कारण था, वो डर था, वो बीजेपी के द्वारा दबाया गया। उनको एक षड्यंत्र के तहत ये पूरी प्रक्रिया हुई। तो उनका जो वोटर था, उस वोटर जो अम्बेडकराइट विचारधारा को मानता, उसने ये महसूस किया कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामंतवाद और मनवाद से कोई लड़ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने उन सारे जो वर्ग के लोग हैं उनके हक की बात की लड़ाई को आगे किया है। और आने वाले समय में चाहे माननीय काशीराम जी की विचारधारा हो या अम्बेडकर जी की विचारधारा हो, और जितने भी SC/ST वर्ग के महान लोग हुए हैं उन सब की विचारधारा को समाहित करके समाजवाद के रूप में एक नया गुलदस्ता खिलेगा। बीजेपी के साथी ने कहा कि जब चिड़िया चुग गई तो का पछताए हो, तो मैं एक ही बात कहूंगा, एक बार चुग गई, हम दोबारा जोतेंगे, गोड़ेंगे और फिर हम बीज डालेंगे खेत में और उस लड़ाई को लड़ेंगे। समाजवादी खेमे में एकजुटता नजर नहीं आती है, तो कैसे इसका फायदा मिल पाएगा आगामी चुनाव में? मनोज जी, समाजवादी पार्टी में कोई खेमा नहीं है। समाजवादी पार्टी एक है। चलिए, अच्छी बात है, अगर एकजुट होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फायदा मिलेगा। राहुल जी, चूंकि समय कम है, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि धाकड़ नेता जो बीएसपी के हैं वो समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने पाले में कर लिया है। अब दलित वोट बैंक को साधने की कवायद नजर आ रही है। क्या लगता है, बीजेपी तैयार है? ऐसा है, अब मैंने जो अपनी बात रखी थी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय सरदार पटेल जी की जो विशाल प्रतिमा बनवाई थी, उससे इन लोगों ने सबने प्रेरणा ली। उससे पहले की कभी किसी ने नहीं सोचा। और दलित प्रेम के बारे में बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी सहयोगी दलों ने मिलकर पहले तो महामहिम राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद जी को जो बैठाया, वो उनका दलितों के प्रति सम्मान दर्शाता है। और पिछड़ों और दलितों के प्रति मैंने आपको ताजा उदाहरण दिए वर्तमान में। तो आज की स्थिति यह है कि बिगर किसी जात पात के, बिगर किसी भेदभाव के, जो महापुरुषों का सम्मान मनोज जी, समय नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है, उनसे सभी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। जी बोल दीजिए, समय नहीं है। प्रेरणा ले रहे हैं और अभी तो इनको सीखना पड़ेगा। अभी सीखने का तो इनका शुरू हुआ है, क्योंकि इन्होंने जब इनका समय था, जब ये कुछ नहीं कर पाए, अब जो है, अब ये कुछ भी बोले, कुछ भी करें, जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखकर, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखकर ये अब सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सीख कर रहे हैं। लेकिन अभी तो सीखने में समय लगेगा, तब तक जो 40-50 साल बीत जाएंगे। इनमें जो मौतें हुई दलितों की, वो किसके टर्म में हुई, किसकी सरकार थी? चलिए, फिलहाल समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये जो माजरा है, दलित वोट बैंक की जो राजनीति है, काशीराम पर अपना भविष्य निहार रहे हैं, आगे का भविष्य गढ़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तो ये कितना कारगर साबित होने वाला है आने वाले दिनों में, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीटों में सभी की नजर है, चाहे वो बीजेपी की कहें या कांग्रेस की कहें या बीएसपी की या समाजवादी पार्टी की, कांटे की टक्कर, लेकिन दावा जीत का सभी कर रहे हैं। और दलितों की हितैषी, दलितों की चिंता सिर्फ चुनावी माहौल में ही इन राजनीतिक पार्टियों को सताती है। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।